ईसीजी के कागज में एक बड़ा डब्बा होता है और एक छोटा डब्बा होता है। अभी हम एक बड़े डब्बे को देख पा रहे हैं और उसके अंदर 5 छोटे डब्बे होते हैं। और एक दिन मैंने इस बड़े डब्बे से पूछा कि तुम्हारी चौड़ाई कितने मिली सेकंड होती है, तो कहता है कि मेरी चौड़ाई 200 मिली सेकंड होती है। मैंने इससे पूछा तुम्हारी लंबाई कितने मिलीमीटर होती है, तो कहता है 5 मिलीमीटर होती है। मैंने इस बड़े डब्बे से पूछा कि तुम्हारे अंदर कितने छोटे डब्बे आता है, तो कहता है मेरे अंदर 5 छोटे डब्बे आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5। फिर उस एक दिन मैंने इस छोटे डब्बे को बाहर निकाला और इससे पूछा कि तुम्हारी चौड़ाई कितने मिली सेकंड होती है, तो कहता है 40 मिली सेकंड होती है। मैंने पूछा कि तुम्हारी लंबाई कितने मिलीमीटर होती है, तो कहता है 1 मिलीमीटर होती है। मैंने कि आओ क्यों ना इसको एक ईसीजी के पेपर पे ही देख लिया जाए। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डब्बा दिख रहा होगा जिसकी लंबाई 5 मिलीमीटर दिख रही होगी और इसकी चौड़ाई 200 मिली सेकंड दिख रही होगी। इसके अंदर एक 5 छोटे डब्बे होते हैं। तो मैंने एक छोटे डब्बे को उठाया और उससे पूछा कि तुम्हारी चौड़ाई कितने मिली सेकंड है, कहता है 40 मिली सेकंड, लंबाई 1 मिलीमीटर। अब हम हार्ट रेट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले कि हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना है, दो आर वेव के बीच में कितने बड़े डब्बे हैं उसको गिनना होता है। सवाल ये उठता है कि ये कौन सी लीड में गिने हम। तो ईसीजी के कागज़ में बिल्कुल लास्ट में नीचे की तरफ लीड नंबर 2 होती है, वहाँ पर हम 2 आर वेव के बीच में बड़े डब्बों को गिनकर हार्ट रेट निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 2 आर वेव के बीच में कितने बड़े डब्बे थे। ठीक है। अब जो 2 आर इंटरवल होता है वो आपको बताता है वेंट्रिकुलर रेट के बारे में कि आपका वेंट्रिकल 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और जो पीपी इंटरवल होता है वो आपको बताता है कि आपका एट्रिया 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। अब हम ईसीजी पेपर पर हार्ट रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपको मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर आपको नीचे ही नीचे बिल्कुल एक लीड नंबर 2 दिखेगी, वहाँ पर आपको ये एक आर वेव दिख रही होगी और ये एक और आर वेव दिख रही होगी। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों वेव के बीच में कितने लार्ज स्क्वायर है वो गिन लेना है। पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, यानी कि मुझे 4 लार्ज स्क्वायर मिले हैं। इसमें 4 लार्ज स्क्वायर मिले हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 300 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, तो मेरी हार्ट रेट आ गई 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इट इज़ टू मच सिंपल। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखें, नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट रेट होगी उसमें 3 से 5 लार्ज स्क्वायर होंगे 2 आर वेव के बीच में। 3 से 5 लार्ज स्क्वायर होंगे 2 आर वेव के बीच में। ऐसा कैसे कह दिया, तो देखें 300 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हार्ट रेट आ गई 100। ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हार्ट रेट आ गई 60 बीट्स पर मिनट। और हमें पता है कि 60 to 100 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट नॉर्मल होती है। बिल्कुल ठीक बात है। एक दिन क्या हुआ, मुझे 2 आर वेव के बीच में 3 से कम बड़े डब्बे दिखे। तो मैंने कह दिया कि इसकी दिल की धड़कनें जल्दी जल्दी चल रही है, जभी तो इसकी आर वेव बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। अगर आपको 2 आर वेव के बीच में 3 से कम बड़े डब्बे मिलते हैं तो आप कह देंगे इस मरीज को की दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही है। जैसे कि यहाँ पर आपको सिर्फ आर वेव के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 डब्बे दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 स्क्वायर दिख रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पेशेंट को क्या हो रखा है, टैकीकार्डिया। ठीक है। और उसके अगले दिन क्या हुआ, मुझे 2 आर वेव के बीच में 5 से ज़्यादा बड़े डब्बे दिखे। तो मैंने कह दिया तुम्हारी दिल की धड़कनें धीरे धीरे चल रही है। एक आर वेव के आने के बड़े समय बाद दूसरी आर वेव आ रही है, यानी कि कभी भी अगर आपको 2 आर वेव के बीच में 5 से ज़्यादा बड़े डब्बे दिखें तो आप कह देंगे इस मरीज की दिल की धड़कनें धीरे धीरे चल रही है। आए इसे एक ईसीजी पे देखते हैं। वही हम लीड नंबर 2 के पास जाएंगे जो बिल्कुल नीचे दिखती है, और वहाँ पर मुझे ये एक आर वेव दिख रही है और ये एक और आर वेव दिख रही है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक डब्बा ये दिख रहा है और एक डब्बा ये दिख रहा है, यानी कि 2 लार्ज स्क्वायर दिख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि इस मरीज को क्या हो रखा है, टैकीकार्डिया, यानी कि इसकी दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी हार्ट रेट निकालना चाहूँ तो ऊपर देखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 150 बीट्स पर मिनट होगी। 3 से कम लार्ज स्क्वायर है। ठीक है।
एक और इसी हम नीचे आकर और देखेंगे, यहाँ पर वही वाली बात है, वही मैं नीचे लीड नंबर 2 पर गया। जब भी हार्ट रेट कैलकुलेट करनी होगी लीड नंबर 2 पे, ये वही हमारी आर वेव है, ये हमारी फिर आर वेव है। इसके बीच में अगर मैं डब्बे देखना चाहूँ तो आए आप मेरे साथ काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हम पहला डब्बा देख पा रहे हैं, ये दूसरा डब्बा हो गया, ये तीसरा डब्बा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और छठा हो गया। यानी कि 2 आर वेव के बीच में 6 डब्बे हैं। तो मैंने कह दिया कि इस पर्सन की हार्ट रेट कितनी होगी, 300 डिवाइडेड बाय 6, 50 बीट्स पर मिनट। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सेस। एक दिन मैंने एक्सेस से पूछा कि तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सी लीड को देखूं, तो मुझे कहती है तुम्हें 2 लीड को देखना पड़ेगा, एक तो लीड 1 को और एक लीड AVF को। मैंने कि ठीक है। मैंने उससे पूछा कि मुझे लीड 1 और लीड AVF में क्या देखना है, तो उसने मुझे कहा तुम्हें R-S देखना है। मैंने उससे पूछा ये R-S क्या होता है, उसने कहा तुम्हें R की लंबाई और R की लंबाई में से S की लंबाई को घटाना है। अगर R की लंबाई बड़ी होगी, S की लंबाई छोटी होगी, तो R-S पॉजिटिव होगा। और यदि उल्टा हो जाए कि R की लंबाई छोटी हो और S की लंबाई बड़ी हो, तो R-S नेगेटिव होगा। आइए ECG पर इसको आराम से समझते हैं। आपको यहाँ पर एक तो लीड 1 दिख रही होगी और ये लीड AVF दिख रही होगी, लीड AVF। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको सिर्फ लीड 1 और लीड AVF को देखना है और आपको क्या करना है, आर की लंबाई देखें, आर की लंबाई एस से तो बड़ी है, एस तो दिख ही नहीं रही है मुझे, यानी कि R-S यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए एक बार लीड AVF पे चलते हैं, आ जाए लीड AVF पे देखते हैं। यार आर की लंबाई तो चिन्नू सी है और एस की लंबाई तो बहुत बड़ी है, यानी कि R-S क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखते हैं इससे एक्सिस का पता कैसे लगेगा। अगर लीड 1 में R-S पॉजिटिव हो और AVF में भी R-S अगर पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है। लेकिन अगर लीड 1 में R-S पॉजिटिव हो और लीड AVF में R-S नेगेटिव हो, तो हम कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अगर लीड 1 में उल्टा हो जाए, R-S नेगेटिव हो और AVF में R-S पॉजिटिव हो, तो हम कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। अगर माने लीड 1 में भी R-S नेगेटिव है, लीड AVF में भी R-S नेगेटिव है, तो हम कहेंगे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। आइए कुछ ECG पर इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए वही लीड 1 है, आइए पहले लीड 1 पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर R वेव तो मुझे बहुत बड़ी दिख रही है, S वेव तो दिख ही नहीं रही, यानी कि R-S क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। आए लीड AVF पे चल लेते हैं, लीड AVF पे चल लेते हैं। ये लीजिए हमारी लीड AVF और देखिए लीड AVF में क्या दिख रहा है, आर वेव तो ऊपर चिन्नू सी है और एस वेव तो बहुत लंबी है, यानी कि R-S क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यानी कि सर लीड 1 में तो R-S पॉजिटिव था और AVF में R-S नेगेटिव है। और मैंने भी आपको टेबल से सिखाया, अगर ऐसा दिखेगा इसका मतलब कौन सा एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। ठीक है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का, थोड़ा सा बता देता हूँ। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्या इंडिकेट करता है कि लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो एनलार्ज हो चुका है, लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो क्या हो चुका है, एनलार्ज हो। चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें, ये वही लीड 1 की बात करेंगे। लीड 1 पे अपन R-S देखते हैं। यार आर तो चिन्नू सा ऊपर जा रहा है, एस तो लंबी जा रही है, यानी कि R-S तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं भाई AVF पे। ये लो साहब AVF पे आ गए हम। AVF में हम देख रहे हैं आर तो बहुत बड़ा है और एस तो छोटा सा है, यानी कि R-S तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब वही वाली बात है। अब आ जाएं, देखिए लीड 1 में तो हमें क्या मिला, R-S नेगेटिव मिला और AVF में हमें क्या मिला, R-S पॉजिटिव मिला। और जब ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन है। और राइट एक्सिस डेविएशन हमें क्या बताता है कि इस बंदे का राइट साइड का जो हार्ट है वो क्या हो रखा है, राइट साइड का जो हार्ट है वो एनलार्ज हो रखा है, एनलार्ज हो रखा है। देखिए यहाँ पे राइट साइड का जो हार्ट है वो बड़ा हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वही लीड 1,
लीड वन में और आर वेव तो बहुत बड़ी है, एस वेव छोटी सी है, यानी कि आर माइनस एस पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। आए लीड ए वी एफ के पास चलते हैं। भाई लीड ए वी एफ क्या कहती है? लीड ए वी एफ कह रही है कि भाई आर वेव तो मेरी बहुत बड़ी है, एस वेव तो दिख ही नहीं रही, यानी कि ये भी पॉजिटिव। अगर लीड वन भी पॉजिटिव और ए वी एफ में भी आर माइनस एस पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे? नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है। यहाँ पे ना तो राइट साइड का हर्ट एनलार्ज है, ना ही लेफ्ट साइड का हर्ट एनलार्ज है। आ जाए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये लीड नंबर वन है। लीड नंबर वन के अंदर क्या हो रहा है? ये देखें, एस वेव नीचे जा रही है, आर वेव तो दिख ही नहीं रही, यानी कि आर माइनस एस क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाए वही लीड ए वी एफ पे चले जाते हैं और वही हम लीड ए वी एफ पे क्या देखेंगे? यहाँ पर भी देखें एस वेव दिख रही है मुझे नीचे जाती हुई, लेकिन आर वेव नहीं दिख रही, यानी कि आर माइनस एस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब जब दोनों नेगेटिव होंगे, जब लीड वन में भी आर माइनस एस नेगेटिव है और लीड ए वी एफ में भी आर माइनस नेगेटिव है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। अब हम पढ़ेंगे पी वेव के बारे में। पी वेव हमें बताती है एट्रिया के डीपोलराइजेशन के बारे में। एक दिन मैंने पी वेव से पूछा कि पी वेव तुम्हारी नॉर्मल ड्यूरेशन और वर्टिकल हाइट क्या है? तो ये मुझसे कहती है कि मेरी नॉर्मल चौड़ाई होती है 120 मिलीसेकंड से कम या फिर 3 छोटे डब्बे से कम। मैंने इससे पूछा तुम्हारी लंबाई, कहती है 2.5 mm से कम या फिर 2.5 छोटे डब्बे से कम मेरी लंबाई होती है। मैंने कहा ठीक है। इस बात को अपन यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक पी वेव बनाई है। इस पी वेव को आप देखेंगे, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 2.5 mm से कम है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 120 मिलीसेकंड से कम है। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को फिर आ जाए आराम से देखेंगे। ये जो ड्यूरेशन होगी ये 40 मिलीसेकंड होगी, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल ड्यूरेशन कितने मिलीसेकंड होगी? 200 मिलीसेकंड होगी। ठीक है, तो सर हम एक बात देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, ये एक और ये दो डब्बे के अंदर आ रही है, दो स्मॉल स्क्वायर के अंदर आ रही है और इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 2.5 mm से क्या है? 2.5 mm से कम होनी चाहिए। ये नॉर्मल पी वेव की बात होती है। अब हम ईसीजी में पी वेव देखेंगे और हमें ये पी वेव दिख रही है, इसको पी वेव कहेंगे अपन। और एक पी वेव ये अपना आर है और ये अपनी टी वेव है। एक बार पी वेव को देखते हैं तो मैं एक बात देख पा रहा हूँ कि पी वेव की जो नीचे चौड़ाई है वो 1 डब्बा, 2 डब्बे, 3 डब्बे, लगभग 3 डब्बे से कम है, 120 मिलीसेकंड से कम है। और अगर मैं इसकी लंबाई देखूं तो 1 डब्बा और 2 डब्बा, यानी कि 2.5 mm से क्या है? कम है साहब। यही मैंने आपको कहा था कि पी वेव की लंबाई तो 2.5 mm से कम होती है और इसकी चौड़ाई 120 मिलीसेकंड या फिर 3 छोटे डब्बे से कम होती है। अब ईसीजी में सभी लीडों के अंदर तो पी वेव हमेशा पॉजिटिव ही आती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक एवीआर लीड के अंदर हमेशा पी वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करती है। आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको ये एवीआर लीड दिख रही होगी, यहाँ पर ये अपना है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाला और ये अपनी पी वेव है जिसको आप देख रहे होंगे। और पी वेव में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, हमेशा एवीआर लीड के अंदर पी वेव में नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। एक दिन मैंने V1 लीड में पी वेव को देखा और पता ही मुझे कैसी दिखी? बायफेजिक दिखी। मैंने देखा ये बायफेजिक का मतलब क्या होता है, तो मैंने देखा कि इसकी एक वेव तो ऊपर जा रही थी और एक वेव नीचे आ रही थी, इसकी एक वेव तो ऊपर जा रही थी और एक वेव नीचे आ रही थी। इस तरीके की पी वेव को बायफेजिक पी वेव कहते हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट था ये राइट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को बताता है और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ये लेफ्ट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को बताता है। ठीक है, एक बात और करेंगे, जो मोनोफेजिक पी वेव होती है, जो मोनोफेजिक यानी कि मोनो जिसमें ऐसी वाली पी वेव, इसके अंदर ये वाला पार्ट राइट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को बताता है और ये ग्रीन वाला पार्ट लेफ्ट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को बताता है। ये बात समझ में आती है। अगर मैं इसको अपने हाथों से बनाऊं तो एक बार देखेंगे, ये वाला पार्ट लेफ्ट। आए अब हम पी वेव में होने वाली एबनॉर्मलिटी को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली एबनॉर्मलिटी ध्यान सुनिए। एक दिन क्या हुआ कि जो पी वेव का ड्यूरेशन था ना वो 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा हो गया और उसमें मुझे एक नॉच देखने को मिला। तो मैंने उससे पूछा ऐसे पी वेव को मार्केट में किस नाम से पुकारते हैं, तो उसने कहा पी मिट्रल। अच्छा, ये पी मिट्रल मुझे ये बताता है कि इस बंदे के लेफ्ट एट्रिया का क्या हो चुका है? एनलार्जमेंट हो चुका है। और इसको पता है पी मिट्रल नाम क्यों दिया? क्योंकि जनरली लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट हमें मिट्रल स्टेनोसिस में देखने को मिलता है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया? पी मिट्रल। अगर कभी भी पी वेव का ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा आ रहा है और आपको एक नॉच देखने को मिल रही है, समझ जाना मरीज का लेफ्ट एट्रिया क्या हो चुका है? एनलार्ज हो चुका है और इसको पी मिट्रल के नाम से पुकारते हैं। आइए इसको एक बार ईसीजी में देखते हैं आराम से। देखें,
सबसे पहले सबसे आसान स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ये आर वेव हमें दिख रही है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर आर वेव से पहले हमें ये वेव दिख रही होगी, इस वेव का नाम क्या है, पी वेव साहब, ठीक है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर आपको एक नॉच दिख रहा होगा, दिख रहा है साहब। और तीसरी बात, इसका जो ड्यूरेशन होगा ना वो एक डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा भी कवर हो चुका है, यानी कि ड्यूरेशन 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है, 3 स्मॉल स्क्वायर हो चुका है। डेट विल इंडिकेट पी मिट्रल। और पी मिट्रल आपको कहाँ देखने को मिलता है, मिट्रल स्टेनोसिस में। हम सेकंड एबनॉर्मलिटी पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो पी वेव की लंबाई थी ना वो 2.5 mm से ज़्यादा हो गई। पी वेव की वर्टिकल लाइट 2.5 स्मॉल स्क्वायर से बड़ी हो गई या फिर 2.5 mm से ज़्यादा हो गई। मैंने पूछा मार्केट में इसको किस नाम से पुकारते हैं, तो कहती है पी पल्मोनेल के नाम से पुकारते हैं। ये मुझे बताता है कि राइट एट्रिया का क्या हो चुका है, एनलार्जमेंट हो चुका है। यानी कभी भी पी वेव की वर्टिकल लाइट अगर बड़ी हुई आती है तो वो हमें बताती है कि राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो चुका है। और राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट जनरली हमें पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है। इसलिए अपन ने इसका नाम क्या रख दिया, पी पल्मोनेल, पी पल्मोनेल, ठीक है। एक चीज और होती है सूडो पी पल्मोनेल। ये क्या होता है, सूडो पी पल्मोनेल अपन को हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है, यानी कि जब पोटेशियम कम होता है तब भी पी वेव की वर्टिकल हाइट इंक्रीज होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो किसी पल्मोनरी कॉज की वजह से नहीं हुई है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, सूडो पी पल्मोनेल, सूडो पी पल्मोनेल। यानी कि हाइपोकैलेमिया में भी पी वेव की वर्टिकल हाइट बढ़ेगी और उसको कहते हैं सूडो पी पल्मोनेल। आए इसको अब हम ईसीजी के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर अपन को ये वही आर वेव दिख रही है, ठीक है, और ये अपनी वही पी वेव होगी, ठीक है। अब मैं एक बात देख पा रहा हूँ कि जो पी वेव है उसकी वर्टिकल हाइट 1 डब्बे, 2 डब्बे, 3 डब्बे, यानी कि 2.5 डब्बे से बड़ी आ रही है। ये बता रही है किसको, पी पी पल्मोनेल को, पी पल्मोनेल को। माने किसी ईसीजी के अंदर पी वेव एब्सेंट हो तो अपन क्या सोचेंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है एट्रिया जो है ना वो फड़फड़ा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो फड़फड़ा रहा है। और क्योंकि एट्रिया फड़फड़ा रहा है ना तो पी वेव आएगी ही नहीं। आप एक एसीजी देखेंगे, यहाँ पर आपको ये वही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन इसके पहले कहीं पी वेव दिख रही क्या, नहीं दिख रही, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन पी वेव ढंग से नहीं आ रही है, क्योंकि एट्रिया सिर्फ और सिर्फ फड़फड़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। नो पी वेव, नो पी वेव। तो अगर कभी आपको किसी ईसीजी में पी वेव नहीं मिलती है तो वो इंडिकेट करता है क्या, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। फोर्थ एबनॉर्मलिटी एट्रियल फ्लटर में देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं सो टूथ पी वेव। ये सो टूथ पी वेव क्या होती है, यहाँ पर आराम से देखेंगे। पहले आपको वही क्यू वेव देखनी है, उससे पहले आपको पी वेव दिख रही होगी। और जो ये पी वेव है आप इसको गौर से देखेंगे, इसके अंदर ऐसे अपीयरेंस है, इसको बोलते हैं अपन क्या, सो टूथ पी वेव। क्या बोलते हैं इसको अपन, सो टूथ पी वेव। देखें एक और मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो ये होती है अपनी सो टूथ पी वेव। ये अपन को देखने को मिलती है एट्रियल फ्लटर के अंदर। भाई साहब 6 साइनस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पर आपको एक तो पी वेव नहीं मिलेगी, प्लस साथ में ब्रेडी एरिथमिया भी होगा, यानी कि हार्ट रेट भी कम होगी। 2 आर वेव के बीच में 5 से ज़्यादा बड़े डब्बे देखने को मिलेंगे। पहला सवाल तो ये उठता है कि साहब पी वेव गायब क्यों हो गई, तो सुनेंगे हमसे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे जो ऐसे नोड भाई साहब थे ना साहब, ये भाई साहब बर्बाद हो गए, सिक मतलब बीमार हो चुके हैं। क्योंकि अगर ये बीमार हो गए तो बताएं क्या ये एट्रिया को इम्पल्स दे पाएंगे, नहीं साहब। तो अगर ऐसे नोड बर्बाद हो गया तो एट्रिया का डिपोलराइजेशन नहीं होगा, तो भाई साहब पी वेव आएगी नहीं, पी वेव एब्सेंट होगी, ठीक है। अब भाई साहब ऐसे नोड के जाने के बाद ऐसे नोड का जो काम होता है वो कौन संभाल लेता है, एवी नोड भाई साहब संभाल लेते हैं। ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसे नोड चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब इम्पल्स जनरेट करने का काम मेरा होगा। क्या कहते हैं, अब इम्पल्स जनरेट करने का काम मेरा होगा, अब इम्पल्स जनरेट करने का काम मेरा होगा साहब। तो यानी कि एवी नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है, और अब जो मेरा वेंट्रिकल होगा वो एवी नोड के हिसाब से धड़केगा। अब जो हमारे वेंट्रिकल होंगे वो एवी नोड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता है एवी नोड 1 मिनट में कितनी इम्पल्स जनरेट करता है, 45 to 60 इम्पल्स जनरेट कर लेता है। तो अब हमारे जो वेंट्रिकल होगा, अब हमारा जो वेंट्रिकल होगा वो 1 मिनट में 45 बार, 1 मिनट में 45 टाइम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है अगर ये 45 टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी कि 60 से कम कर रहा है तो पता है ब्रेडी एरिथमिया हो गया, नहीं हो गया, हो गया साहब। इसकी एक बार ईसीजी देखें थोड़ा, ये हैंड्रो ईसीजी है। यहाँ पर आपको ये आर वेव दिख रही होगी,
ठीक है। क्या यहाँ पर क्यू वेव भी दिख रही है, एस भी दिख रही है, क्या ये टी वेव दिख रही है आपको? ठीक है साहब, तो क्यू आर एस टी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पी वेव बिल्कुल भी नहीं है, डेट विल इंडिकेट कि यहाँ पर एट्रिया में डिपोलराइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो दो आर इंटरवल की जो दूरी होगी वो 5 लार्ज स्क्वायर से क्या होगी, 5 लार्ज स्क्वायर से ज़्यादा होगी, 5 लार्ज स्क्वायर से ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ये बताएगा ब्रेडी एरिथमिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेंट्रिकल है ना साहब वो एवी नोड के हिसाब से धड़क रहा है, और एवी नोड 1 मिनट में ना सिर्फ और सिर्फ 45 से लेकर 60 इम्पल्स ही जनरेट कर पाता है, ठीक है। अब आए एक और इसी जी यहाँ पर मैंने बढ़ाई है, इस बात को भी देखेंगे, ये भी आपको थोड़ी समझाएगी। आए पहले मैं मार्क करता हूँ, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, ये क्यू, ये आर, ये एस और टी। यार आप लोग एक बात देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पी वेव क्या है, यहाँ तो पी वेव क्या है साहब, एब्सेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। और आप देख रहे हैं यहाँ दो आर वेव के बीच में कितनी ज़्यादा गैप है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि अब जो मेरा वेंट्रिकल है वो किसके हिसाब से धड़क रहा है, एवी नोड के हिसाब से धड़क रहा है, ठीक है। तो 6 साइनस सिंड्रोम में हमारा एसए नोड बर्बाद हो जाता है, हार्ट रेट 60 से कम हो जाएगी साहब, और इसको 6 साइनस सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। आज इसको अपन एक ईसीजी पे देख लेते हैं आराम से, ठीक है। पहला स्टेप तो वही करना है कि सर मैं लीड 2 पर जाऊंगा, और लीड 2 पे जाकर ये एक आर वेव है, ये एक आर वेव है, दोनों के बीच में बड़े डब्बे गिनूंगा, एक बड़ा डब्बा, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितनी हार्ट रेट निकालते हैं इसकी आदत बार 10 मान लेते हैं लेवल। तो ये लो 30 बीट्स पर मिनट आ रही है, ये लो कितनी कम ब्रेडी एरिथमिया। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कहीं पी वेव दिख रही है क्या, नहीं, ये आर दिख रहा है, पी वेव यहाँ भी नहीं है, ये आर दिख रहा है, इसमें पी वेव नहीं है, ये आर दिख रहा है, इसमें पी वेव नहीं है, यानी कि अब भाई साहब क्या हो रहा है, यानी कि एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो ही नहीं रहा। आर वेव तो दिख रही है लेकिन पी वेव हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूँ, इधर सुने। अगर आपको कभी भी पी वेव एब्सेंट मिल रही है, ठीक है, तो आपको देखना है टैकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है। अगर टैकीकार्डिया है तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन का केस होगा, और अगर ब्रेडिकार्डिया है तो 6 साइनस सिंड्रोम का केस होगा। पी वेव एब्सेंट है आप, आइए समझते हैं पीआर इंटरवल हमें क्या बताता है। पीआर इंटरवल हमें क्या बताता है, तो पीआर इंटरवल हमें बताता है, पीआर इंटरवल हमें बताता है कि इम्पल्स को ऐसे नोड से लेकर वेंट्रिकल तक, इम्पल्स को ऐसे नोड से लेकर वेंट्रिकल तक पहुंचने में कितना समय लग गया। ये अपना एवी नोड है, ठीक है, तो इम्पल्स को ऐसे नोड से लेकर वेंट्रिकल तक पहुंचने में कितना समय लग गया, ये हमें पीआर इंटरवल बताता है। अच्छा पीआर इंटरवल होता कहाँ से कहाँ तक है, पी वेव की स्टार्टिंग से लेकर क्यू वेव की स्टार्टिंग तक पीआर इंटरवल होता है, पी वेव की स्टार्टिंग से लेकर क्यू वेव की स्टार्टिंग तक पीआर इंटरवल होता है। बताता क्या है कि इम्पल्स को ऐसे नोड से लेकर वेंट्रिकल तक पहुंचने में कितना समय लग गया, ठीक है, इम्पल्स को एट्रिया से लेकर वेंट्रिकल तक पहुंचने में कितना समय लग गया। इसमें दो बातें आती हैं। पहला देखिए, पहला टाइम ड्यूरेशन होता है ये वाला टाइम ड्यूरेशन, ये बताता है कि इम्पल्स को एट्रिया में ट्रैवल करने में कितना समय लग गया, और ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये हमें बताता है कि इम्पल्स को एवी नोड में ट्रैवल करने में कितना समय लग गया। तो ये टोटल होता है पी आर इंटरवल, ठीक है। एट्रिया में ट्रैवल करने में कितना समय लगा, और एवी नोड से इम्पल्स को ट्रैवल करने में कितना समय लगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पी आर इंटरवल कौन सी लीड में देखना चाहिए। हमें पी आर इंटरवल देखना चाहिए लीड 1, 2 और लीड 3 के अंदर। हमें कौन सी लीड में देखना चाहिए, लीड 1, लीड 2 और लीड 3 के अंदर, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये भी है कि पीआर इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है। तो पीआर इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 120 मिलीसेकंड से लेकर 200 मिलीसेकंड, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना, 3 स्मॉल स्क्वायर से लेकर 5 स्मॉल स्क्वायर, ये नॉर्मल ड्यूरेशन होता है किसका, पीआर इंटरवल का। देखें 3 स्मॉल स्क्वायर से लेकर 5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात पढ़ाने से पहले बता देता हूं कि पीआर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, यानी कि अगर किसी इंसान का पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ आ रहा है इसका मतलब उसकी हार्ट रेट कम होगी, अगर पीआर इंटरवल कम आ रहा है तो हार्ट रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात याद रखें, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, माने अगर कभी
कभी पी आर इंटरवल 3 स्मॉल स्क्वायर से कम आ गया, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, पी आर इंटरवल शॉर्ट आया है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि क्या बढ़ रखी होगी, हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी। मैंने कहा था ना भी इन्वर्स रिलेशन होता है पी आर इंटरवल हार्ट रेट के बीच में, ठीक है साहब, ठीक है। तो अगर हार्ट रेट बढ़ी हुई आई है, अगर पी आर इंटरवल शॉर्ट आ रहा है, तो अपन को दो बातें सोचनी है। एक होता है WPW वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, एक होता है लॉवन गैनोंग लेवाइन सिंड्रोम, LGL सिंड्रोम इसको कहते हैं अपन, ठीक है। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में डेल्टा वेव प्रेजेंट होती है, LGL सिंड्रोम में डेल्टा वेव एब्सेंट होती है। क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में पीजे इंटरवल नॉर्मल रहता है और LGL सिंड्रोम में पीजे इंटरवल डिक्रीज होता है, ठीक है। अभी ये सब कुछ खराब लग रहा होगा, अपन इसको एक बार समझते आ जाए ध्यान से। देखिए ये जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है ना, इसके अंदर एक एबनॉर्मल पाथवे होता है जिसका नाम होता है बंडल ऑफ कैंट। पहले ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको बता देता हूँ। ये अपना वही ऐसे नोड है, ठीक है, और ये अपना वही AV नोड है, तो ये अपना AV नोड है। अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक एबनॉर्मल पाथवे होता है, तो जो इम्पल्स होती है ना वो जनरेट होकर डायरेक्ट ऐसे नोड से निकलेगी, AV नोड के पास जाए बिना ही डायरेक्ट वो वेंट्रिकल के मायोसाइट में चली जाती है, वेंट्रिकल के मायोसाइट में चली जाती है। तो अब क्योंकि इम्पल्स AV नोड के पास तो गई नहीं, और आपको पता है AV नोड इम्पल्स को थोड़ी देर अपने पास रोक लेता था, लेकिन तो अब वो AV नोडल डिले नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इम्पल्स तो दूसरे रास्ते से गई है। तो अब जल्दी से इम्पल्स है ना ऐसे नोड से निकलकर वेंट्रिकल तक पहुंच गई, तो पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझते हैं, इम्पल्स बंडल ऑफ कैंट से जल्दी से चली गई, बिल्कुल ठीक बात है। तो AV नोडल डिले तो हुआ ही नहीं, AV नोड के पास गई नहीं थी, तो AV नोड ने इम्पल्स को पकड़ा ही नहीं, इम्पल्स वेंट्रिकल के पास आ गई तुरंत, तो पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब एक बात और समझेंगे, अब क्योंकि इम्पल्स बंडल ऑफ कैंट वाले रास्ते से आई थी, ठीक है, तो वो मायोसाइट के पास आई है नहीं आई है, मायोसाइट के पास आई है। तो अब यहाँ पर वेंट्रिकल में जो इम्पल्स कंडक्ट होगी ना, वो मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन होगा इम्पल्स का, एक मसल सेल से दूसरी मसल सेल के अंदर इम्पल्स ट्रैवल करेगी। और हमें पता होना चाहिए कि जो मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन होता है वो स्लो होता है, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन स्लो होता है, तो जो QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा सर, QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन, एक सेकेंड, ये अपनी P वेव है, ये QRS, तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन होता है ये बताता है आपको कि वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन में कितना टाइम लग रहा है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन में कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि WPW सिंड्रोम में जो इम्पल्स होती है वो मायोसाइट टू मायोसाइट ट्रैवल करती है, क्योंकि वो मायोसाइट टू मायोसाइट ट्रैवल करती है तो धीरे धीरे इम्पल्स ट्रैवल करेगी, तो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन में ज़्यादा समय लगेगा, और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो QRS कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अपन पीजे इंटरवल की बात कर लेते हैं। ये पीजे इंटरवल क्या होता है, तो यहाँ पर आराम से देखेंगे, पीजे इंटरवल में दो चीज़ आती है, एक तो PR इंटरवल तो आता ही आता है, प्लस साथ में क्या आता है, QRS कॉम्प्लेक्स, QRS इंटरवल भी, ये ले साहब, QRS इंटरवल भी आता है। यानी कि अगर अपन बात करें पीजे इंटरवल में PR इंटरवल का ड्यूरेशन प्लस QRS का ड्यूरेशन। और हमने एक बात देखी थी कि WPW सिंड्रोम में क्योंकि इम्पल्स डायरेक्ट ऐसे नोड से बंडल ऑफ कैंट के थ्रू वेंट्रिकल में आ गई थी, तो वहाँ पर PR इंटरवल कम हो गया था, ठीक है। लेकिन यह QRS कॉम्प्लेक्स के साथ क्या हुआ, उसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, जो पीजे इंटरवल होगा ना वो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, क्योंकि PR इंटरवल तो कम हो गया और QRS कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसको एक बार और समझते आए, एक डायग्राम बनाता हूँ, PQRST, क्योंकि ये अपना P है, ये QRS और ये अपना T। अब देखिए यहाँ पर जो PR इंटरवल वाला पार्ट है ना, ये तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन जो ये QRS वाला पार्ट है ये इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर पीजे इंटरवल क्या रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ठीक है। आइए अपन दूसरा सिंड्रोम देखते हैं जिसका नाम था LGL सिंड्रोम, बिल्कुल ठीक बात है। अब LGL सिंड्रोम में भी क्या होता है, एक एबनॉर्मल पाथवे होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जेम्स बंडल, इसको जेम्स बंडल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखें, ये देखें, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इम्पल्स आई, लेकिन ये AV नोड में जाए बिना ही AV नोड को बायपास करके ही डायरेक्ट बंडल ऑफ फिश में चली जाती है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इम्पल्स बंडल ऑफ फिश में गई थी और बंडल ऑफ फिश से ये जाएगी पुरकिंजे फाइबर में। तो यहाँ पर जो कंडक्शन होगा वेंट्रिकल के अंदर, जो इम्पल्स ट्रैवल करेगी वो पुरकिंजे फाइबर के थ्रू करेगी, मायोसाइट टू मायोसाइट ट्रैवल नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक बार सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पर जो इम्पल्स है वो बंडल ऑफ फिश और पुरकिंजे फाइबर से ट्रैवल करेगी, बिल्कुल सही बात है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, इम्पल्स किससे आ गई, जेम्स बंडल से आ गई, तो जल्दी से चली गई। तो क्या वो एवी नोड के पास रुकी, क्या नहीं रुकी, एवी नोडल डिले तो हुआ ही नहीं। तो पीआर इंटरवल का ड्यूरेशन तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोबारा अपन इस डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पर हमें एक एबनॉर्मल पाथवे दिख रहा है, इस पाथवे के थ्रू इम्पल्स आ जाती है डायरेक्ट बंडल ऑफ फिश में, एवी नोड के पास जाए बिना ही। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर जो इम्पल्स होती है वो पुरकिंजे फाइबर के थ्रू ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो आए हम एक बार पीजे इंटरवल की बात करते हैं। पीजे इंटरवल में दो चीज़ें होती है, एक तो पीआर इंटरवल प्लस क्यूआरएस इंटरवल। हमने देखा कि यहाँ पीआर इंटरवल तो कम हो रहा था क्योंकि इम्पल्स जल्दी से वेंट्रिकल में आ गई थी एवी नोड को बाईपास करके, लेकिन क्यूआरएस इंटरवल तो नॉर्मल है, तो पीजे इंटरवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आए अब मैंने आपको ऊपर ही बात बताई थी, इस वाले इसको दोबारा देखेंगे अपन एक बार। देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पीआर इंटरवल शॉर्ट आ रहा है तो या तो WPW सिंड्रोम होगा या फिर LGL होगा। सर हमें कैसे पता लगेगा, हम एक तो पीजे इंटरवल देखेंगे साहब। पीजे इंटरवल अगर नॉर्मल है तो भाई साहब WPW है, और अगर वो डिक्रीज हो गया इसका मतलब LGL सिंड्रोम है। अच्छा, एक बात और होती है, WPW सिंड्रोम में आपको एक वेव देखने को मिलती है जिसको अपन कहते हैं डेल्टा वेव। ये जो आपको ये वेव देखने को मिल रही है, एक सेकेंड, ये जो वेव देखने को मिल रही है इस वेव को अपन कहते हैं डेल्टा वेव। डेल्टा वेव इन द ECG इज द फाइंडिंग ऑफ द WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, एक और फोटो यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप आराम से देखेंगे, यहाँ पर भी आपको ये क्या दिख रही है, डेल्टा वेव दिख रही है। ठीक है, एक डेल्टा वेव दिख रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन को WPW और LGL सिंड्रोम के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंस दोनों में एक ही है कि देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बंडल ऑफ कैंट के थ्रू जो इम्पल्स जाती है ना वो डायरेक्ट वेंट्रिकल की मसल में जाती है, मायोसाइट टू मायोसाइट कंडक्शन होता है, तो वह क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या आने वाला है, ब्रॉड आने वाला है, क्योंकि मायोसाइट से मायोसाइट में इम्पल्स धीमे धीमे ट्रैवल करती है। ठीक है, लेकिन LGL सिंड्रोम में जो इम्पल्स है ना वो जाएगी नॉर्मल पाथवे के थ्रू, लेकिन एवी नोड को बाईपास कर देगी। तो इम्पल्स बंडल ऑफ फिश और पुरकिंजे फाइबर के पास गई और वहां तो फिर कंडक्शन नॉर्मल रहेगा, इम्पल्स नॉर्मली ट्रैवल करेगी, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अब हम बात करते हैं किसको लेकर कि मानो अगर अपना पीआर इंटरवल का जो ड्यूरेशन है अब वो 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पीआर इंटरवल क्या आ रहा है साहब, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर। यदि पीआर इंटरवल क्या आ रहा है साहब, प्रोलॉन्ग्ड आ रहा है, तो अपन को तीन बातें सोचनी है, या तो 1 डिग्री हर्ट ब्लॉक हो सकता है, या फिर 3 डिग्री हर्ट ब्लॉक हो सकता है, या फिर मॉबिड्स 1 डिग्री हर्ट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, मॉबिड्स 2 में पीआर इंटरवल क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। क्या होता है मॉबिड्स 2 1, अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करने जा रहे हैं 1 डिग्री हर्ट ब्लॉक के बारे में। 1 डिग्री हर्ट ब्लॉक में बच्चों जो 1 डिग्री हर्ट ब्लॉक है ना उसमें जो दिक्कत होती है ना वो ऐसे नोड और एवी नोड के बीच वाला जो ये रास्ता होता है ना इसमें दिक्कत होती है। सपोज करें यहाँ पर एक नोड्यूल डेवलप हो गया, इसको अपन नाम देते हैं एशकॉफ नोड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे नोड से लेकर एवी नोड तक इम्पल्स कंडक्शन में अब दिक्कत होगी। तो ऐसे नोड से लेकर एवी नोड में इम्पल्स कंडक्शन में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो क्या होगा, पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ECG अगर देखेंगे इसकी तो यहाँ पर पीआर इंटरवल 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, और एक्सरसाइज के बाद में यहाँ पर है ना पीआर इंटरवल के अंदर चेंज नहीं आने वाला। देखिए नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल पर्सन में एक्सरसाइज के बाद, नॉर्मल पर्सन में एक्सरसाइज के बाद पीआर इंटरवल क्या होता है, पीआर इंटरवल डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, और पीआर इंटरवल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हार्ट रेट। और क्योंकि अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो पीआर इंटरवल को कम होना चाहिए। लेकिन 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक वाले लोगों के अंदर एक्सरसाइज के बाद पीआर इंटरवल चेंज नहीं होता है, इनका पीआर इंटरवल हमेशा 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऐसे नोड और एवी नोड के बीच वाले पाथवे में कहीं ना कहीं क्या नोड्यूल डेवलप हो रखे हैं। तो ऐसे नोड से
एवी नोड तक इम्पल्स आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाती, उसको ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। आए 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक को अपन एक ईसीजी के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये अपनी वही आर वेव है, ठीक है, और ये अपनी पी वेव है। तो अगर अपन यहाँ से लेकर पी वेव से लेकर यहाँ तक अगर अपन डिब्बे गिनने की कोशिश करें तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लगभग मिलाकर 8 एक डब्बे आ रहे हैं। तो अगर अपन इसको, एक डब्बा होता है 40 मिली सेकेंड का, यानी कि 8 × 40 320 मिली सेकेंड, यानी कि पी आर इंटरवल किससे ज़्यादा आ रहा है, 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा आ रहा है। 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी आर इंटरवल 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा आएगा, और एक्सरसाइज के बाद भी पी आर इंटरवल कम नहीं होता है। भाई साहब 2 डिग्री हार्ट ब्लॉक में दो प्रकार के हार्ट ब्लॉक आते हैं, एक आता है मॉबिड्स 1 और एक आता है मॉबिड्स 2। पहले मॉबिड्स 1 की बात करते हैं। मॉबिड्स 1 में क्या होता है कि जो साहब एवी नोड होता है ना, वो प्यार करने लग जाता है किससे, इम्पल्स से। वो किससे प्यार करने लग जाता है, इम्पल्स से। तो वो इम्पल्स को नीचे जाने नहीं देता, वो इम्पल्स को अपने पास रोक के रखता है। तो एवी नोड से इम्पल्स का जो कंडक्शन होगा वो स्लो होगा। एवी नोड का ये प्यार लगातार बढ़ता भी चला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि एवी नोड ने इम्पल्स को अपने पास रोक रखा था, तो अब पी आर इंटरवल क्या होगा, लगातार प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि एवी नोड का जो ये प्यार होता है ना, ये लगातार बढ़ता चला जाता है। पहले अगर ये 0.1 सेकंड अपने पास रोक रहा था, अब ये 0.2 सेकंड रोकेगा, फिर ये 0.3 सेकंड रोकेगा। तो जो पी आर इंटरवल होगा वो लगातार क्या होगा, पी आर इंटरवल होगा वो लगातार क्या होगा, प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आता है साहब कि एवी नोड का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि ये एक भी इम्पल्स को नीचे नहीं जाने देता। तो उस दौरान मिस्ड बीट आएगी। मिस्ड बीट का मतलब कि पी वेव के बाद क्यू आर एस वेव तो आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि एवी नोड ने एक भी इम्पल्स को, क्योंकि एवी नोड ने एक भी इम्पल्स को नीचे नहीं जाने दिया। एवी नोड ने एक भी इम्पल्स को नीचे नहीं जाने दिया साहब, इतना गहरा प्यार था इसको, एक भी इम्पल्स को नीचे नहीं जाने दिया। तो क्यू आर एस वेव तो आएगी नहीं, नीचे नहीं जाने दिया। तो क्यू आर एस वेव तो आएगी नहीं, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं साहब, ठीक है। फिर दोबारा से वही होगा, पी आर इंटरवल लगातार क्या होते चले जाएंगे, प्रोलॉन्ग होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो दिक्कत होती है मॉबिड्स 1 में, वो एवी नोड के अंदर होती है। एवी नोड इम्पल्स से प्यार करने लग जाता है, तो वो अपने पास इम्पल्स को रोक लेता है साहब, ठीक है। इसकी वजह से एवी नोड से स्लो कंडक्शन होता है साहब इम्पल्स का, और हर बीट के साथ ये प्यार बढ़ता चला जाता है। तो पहले अगर ये 0.1 सेकंड रोक रहा था, 0.2 सेकंड रोकेगा, तो पी आर इंटरवल लगातार प्रोलॉन्ग होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये एक भी इम्पल्स को नीचे नहीं जाने देता, तो उस दौरान मिस्ड बीट आ जाएगी, यानी कि पी वेव तो आएगी एट्रिया के कॉन्टैक्ट करने की वजह से, लेकिन क्योंकि इम्पल्स नीचे नहीं गई तो क्यू आर एस वेव नहीं आएगी। अब एक होता है, आए मॉबिड्स 1 को ईसीजी के अंदर देखते हैं। ये हमारा आर वेव है, ये हमारी पी वेव है, और ये हमारा पी आर इंटरवल है। यहाँ पर ये इतना सा था, यहाँ पर ये पी आर इंटरवल और बड़ा हो गया, नेक्स्ट बीट के दौरान ये और बड़ा हो गया, यानी कि पी आर इंटरवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एवी नोड लगातार इम्पल्स को आगे नहीं जाने दे रहा। और एक समय ऐसा आया कि ये पी वेव तो आई, लेकिन उसके बाद पी वेव तो आई, लेकिन उसके बाद क्यू आर एस नहीं आया। इसको अपन कहते हैं क्या साहब, मिस्ड बीट, कि मिस्ड बीट, कि क्यू आर एस वेंट्रिकल ने तो कॉन्ट्रैक्ट करा ही नहीं। वही दोबारा से पी आर इंटरवल का प्रोलंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब दोबारा से ये वही पी आर वेव। तो मैं फिर आपको ईसीजी दिखाता हूँ। इस ईसीजी के अंदर आप लगातार पी आर इंटरवल देखेंगे। पहले पी आर इंटरवल इतना सा था, फिर पी आर इंटरवल इतना बड़ा हो गया, यानी कि प्रोलॉन्ग हो गया, और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया। फिर एक समय ऐसा आया कि एवी नोड ने एक भी इम्पल्स को नीचे नहीं जाने दिया, तो पी वेव तो आई, लेकिन क्यू आर एस नहीं आई साहब। इसको बोलते हैं अपन मिस्ड बीट, ठीक है। अब ऐसे मॉबिड्स 2 की बात करते हैं। मॉबिड्स 2 में जो दिक्कत होती है ना, वो बंडल ऑफ हिश में दिक्कत होती है साहब। बंडल ऑफ हिश में दिक्कत होती है मॉबिड्स 2 के अंदर। ये जो बंडल ऑफ हिश होता है ना साहब, ये आदमी क्या मूडी हो जाता है। ये क्या करता है, जब इसके जचती है ना, तब तो ये इम्पल्स को नीचे जाने देता है, और जब इसकी नहीं जचती तो ये इम्पल्स को नीचे नहीं जाने देता। अगर इम्पल्स अब नीचे नहीं जाएगी, तो अब जो वेंट्रिकल है ना, वो पुरकिंजे फाइबर के हिसाब से क्या करेंगे साहब, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए, पुरकिंजे फाइबर 1 मिनट में 15 से 20 इम्पल्स ही जनरेट कर पाते हैं। तो अब हमारी जो हार्ट रेट होगी,
मेरे वेंट्रिकल अब 1 मिनट में 15 से 20 बार ही क्या कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब वेंट्रिकल पुरकिंजे फाइबर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बंडल ऑफ फिश तो इम्पल्स को नीचे जाने ही नहीं दे रहा, तो वेंट्रिकल पुरकिंजे फाइबर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एवी नोड में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एवी नोड के नीचे दिक्कत है, इंट्रा नोडल डिफेक्ट नहीं है, इंफ्रा नोडल डिफेक्ट है, इंफ्रा नोडल एवी नोड के नीचे दिक्कत है। तो क्या क्या यहाँ पर पीआर इंटरवल में कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, पीआर इंटरवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा साहब, क्योंकि यहाँ पर एवी नोडल डिले हो ही नहीं रहा है, ठीक है, पीआर इंटरवल नॉर्मल रहता है। और एक समय यहाँ पर भी क्या आने वाली है, मिस्ड बीट आने वाली है साहब। आए मोबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक की एक ईसीजी देखते हैं अपन आराम से। यहाँ पर अपन एक ईसीजी देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर अपन पहले पीआर इंटरवल देखते हैं कि भाई ये रहा हमारा पीआर इंटरवल, ठीक है। और फिर अगर ये देखें दूसरी बीट के अंदर भी पीआर इंटरवल उतना ही आ रहा है, यार तीसरी बीट में भी तो पीआर इंटरवल उतना ही आ रहा है, बात तो सही है। और चौथी बीट में क्या हुआ, ये पी वेव तो मिली मुझे, लेकिन क्या मुझे क्यूआरएस वेव मिली? क्या मुझे क्यूआरएस नहीं मिला? इसका मतलब ये क्या है, मिस्ड बीट है साहब। ये क्या है, मिस्ड बीट है। ये देखें साहब, ये क्या है, मिस्ड बीट है। तो यहाँ तो पीआर देखिए, मॉबिट्स 1 में तो पीआर इंटरवल लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मॉबिट्स 2 में पीआर इंटरवल हर बीट के साथ सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ एवी नोड में दिक्कत नहीं है, यहाँ एवी नोड के नीचे बंडल ऑफ फिश में दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर भी मिस्ड बीट आने वाली है साहब, ठीक है। इस आए एक ईसीजी और देखते हैं बहुत इत्मीनान से। यहाँ पर ये हैंड ड्रॉन ईसीजी है मेरी, यहाँ पर देखें, यहाँ ये पीआर इंटरवल देखें 100 मिली सेकेंड का है, नेक्स्ट बीट में भी 100 का है, थर्ड भी 100 का है, आगे भी कितने का रहेगा, 100 का ही रहेगा। फिर एक आने वाली है अपनी क्या, मिस्ड बीट साहब। ये मिस्ड बीट आपने कैसे पहचानी? तो साहब ये यहाँ पर ये देखें, ये पी वेव दिख रही है, लेकिन पी वेव के बाद क्यूआरएस नहीं आया साहब, मतलब एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया साहब, ठीक है, ओके। अब कुछ लोगों को ये भी सवाल आ रहा होगा कि आपने पी और टी वेव को कैसे डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पर ये पी है, ये क्यूआरएस है, ये टी है। देखिए पी वेव की, टी वेव की, जो टी वेव की वर्टिकल हाइट होती है ना, वो ज़्यादा होती है पी वेव की वर्टिकल हाइट से, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये पी है हमारी, ये क्यू आर एस है, ये टी है, और आप देख रहे होंगे पी आर इंटरवल बिल्कुल बराबर है सबके अंदर। ये फिर ये पी वेव, ये क्यू आर एस, ये टी, ये पी वेव, ये क्यू आर एस और ये टी। और फिर अपन एक बात देख पा रहे हैं कि पी के बाद फिर क्यू आर एस आया ही नहीं, दोबारा से पी आई है, ठीक है। ये इसको कहते हैं अपन मिस्ड बीट, ठीक है। अब मॉबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक के अंदर जो दिक्कत होती है वो बंडल ऑफ फिश में होती है। तो जो मेरा दिल होगा, जो मेरे वेंट्रिकल होंगे, अब वो पुरकिंजे फाइबर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और पुरकिंजे फाइबर 1 मिनट में 15 से 20 इम्पल्स जनरेट करते हैं साहब, ठीक है। इसलिए मॉबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। एक आर स्टार देखेंगे, इसको कैसे याद रखें, अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ मिस्ड बीट देखनी होती है। अगर मिस्ड बीट के दोनों तरफ क्या देखना है, पीआर इंटरवल देखना है। अगर मिस्ड बीट के दोनों तरफ पीआर इंटरवल अलग अलग है तो उसको कहेंगे मॉबिट्स 1 ब्लॉक, और अगर दोनों तरफ पीआर इंटरवल सेम है तो उसको कहेंगे मॉबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, आए दोबारा देखेंगे। अच्छा, अपन पहले मिस्ड बीट देखते हैं साहब। ये हमें मिस्ड बीट दिख रही है, ये देखिए सर, ये एक मिस्ड बीट दिख रही है, बढ़िया। इसको अपन पहले लिख लेते हैं कि भाई ये क्या है, हमारी मिस्ड बीट है, ये लीजिए। अब अपन को इसके आगे और पीछे क्या देखना है, पीआर इंटरवल। यहाँ पर इसका पीआर इंटरवल है साहब, ये इतना सा, ठीक है। और अगर अपन यहाँ देखें, यार यहाँ तो ये तो बहुत बड़ा है, ये तो पीआर इंटरवल बड़ा है, यानी कि दोनों तरफ पीआर इंटरवल अलग अलग आ रहा है। मिस्ड बीट के दोनों तरफ पीआर, इसका मतलब ये होगा मॉबिट्स 1, क्योंकि मुझे पता है मॉबिट्स 1 में एवी नोड में दिक्कत होती है, और अगर एवी नोड में दिक्कत होगी तो वहाँ पर क्या होगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता चला जाता है, ठीक है। आए फिर इसको देखते हैं। यहाँ पर वही अपन सबसे पहले मिस्ड बीट देखेंगे, तो अपन ने क्या देखा, ये अपन को मिस्ड बीट मिल गई, बिल्कुल ठीक बात है। अब अपन मिस्ड बीट के आगे और पीछे पीआर इंटरवल देखेंगे, तो यहाँ पर अगर अपन पीआर इंटरवल देखें मिस्ड बीट के बाद में तो इतना सा आ रहा है, ठीक है। और अगर मिस्ड बीट के पहले पीआर इंटरवल देखें तो ये भी इतना सा ही आ रहा है, यानी कि मिस्ड बीट के दोनों तरफ पीआर इंटरवल क्या है, सेम है। तो इसको अपन क्या कहेंगे साहब कि ये मॉबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक है, कि भाई साहब ये मॉबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक है। अब हम बात करने जा रहे हैं 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक और स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम की। 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। आए यहाँ पर जो दिक्कत होती है ना साहब, वो एवी नोड में होती है, और एवी नोड क्या करता है, वो कहता है कि भाई साहब मैं एक भी इम्पल्स को नीचे वेंट्रिकल में नहीं जाने दूंगा। क्या कहता है कि मैं एक भी इम्पल्स को नीचे वेंट्रिकल में नहीं जाने दूंगा। तो अब क्या होगा साहब कि जो आपके एट्रिया होंगे ना,
वो तो साहब ऐसे नोड के हिसाब से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और आपका जो वेंट्रिकल होगा ना, वो बंडल ऑफ इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों अलग अलग आदमी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताता हूँ, जो ऐसे नोड है वो तो 1 मिनट में 60 से 100 इम्पल्स जनरेट कर लेगा। तो मेरा एट्रिया तो 1 मिनट में 60 से लेकर 100 बार क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो वेंट्रिकल होता है, अब वेंट्रिकल बंडल ऑफ फिश के हिसाब से धड़क रहे हैं, और बंडल ऑफ फिश 1 मिनट में 25 से 40 इम्पल्स ही जनरेट कर पाते हैं। तो वेंट्रिकल 1 मिनट में सिर्फ 25 से लेकर 40 बार ही क्या कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। वेंट्रिकल 1 मिनट में 25 से 40 बार ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। इसको अपन कहते हैं साहब एवी डिसोसिएशन। यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एट्रिया तो ऐसे नोड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वेंट्रिकल एवी नोड के हिसाब, वेंट्रिकल बंडल ऑफ इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा साहब, ईसीजी के अंदर आपको 3 बढ़िया फाइंडिंग मिलती है। एक तो जो पीपी इंटरवल होगा ना, वो आरआर इंटरवल के बराबर नहीं होगा। सब आरआर इंटरवल बताता है कि 1 मिनट में आपका वेंट्रिकल कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका वेंट्रिकल कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है साहब, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका वेंट्रिकल है वो तो 1 मिनट में 40 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 40 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और जो पीपी इंटरवल है वो बताता है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की रेट को, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की रेट को। और हमें पता है कि हमारा एट्रिया तो 1 मिनट में 60 से लेकर 100 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 100 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो पीपी इंटरवल आरआर इंटरवल के बराबर नहीं होगा। एट्रिया अलग रेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल अलग रेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा साहब, यहाँ पर जो पी वेव के नंबर होंगे वो आर वेव के नंबर के बराबर भी नहीं होंगे। नॉर्मल ईसीजी में जितनी पी वेव होती है उतनी आर वेव होती है, लेकिन यहाँ पी वेव ज़्यादा आएगी आर वेव के मुकाबले में, क्योंकि एट्रिया 100 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल 40 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो पी वेव के नंबर ज़्यादा होंगे किसके मुकाबले में, आर वेव के मुकाबले में। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर, क्योंकि वेंट्रिकल जो है ना वो बंडल ऑफ इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या आने वाला है, ब्रॉड आने वाला है। क्यों 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 समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो बंडल ऑफ इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इम्पल्स कंडक्शन स्लो होगा, है ना। तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्लो होगा, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्लो होगा, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन साहब स्लो होगा। और क्योंकि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्लो होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या आने वाला है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड आने वाला है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड आएगा साहब। ये 3 ईसीजी फाइंडिंग होती है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की। आए इसको एक बार देखते हैं आराम से। आए इस ईसीजी को गौर से देखेंगे। यहाँ पर आपको पहले पी वेव काउंट कर लेते आ जाए। एक पी वेव एरी, 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 एक पी वेव एरी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैंने देखिए 6 पी वेव मुझे देखने को मिली। और अगर मैं बात करूँ आर वेव को लेकर, तो एक आर वेव, दूसरी आर वेव, तो तीसरी आर वेव, यानी कि पी वेव तो टोटल थी 6 और आर वेव निकली 3, यानी कि नंबर क्या हो गए इनके, अनइक्वल हो गए। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट करते हैं पीपी इंटरवल और आरआर इंटरवल। ये देखिए साहब, ये तो है पीपी इंटरवल, ये 2 पी वेव के बीच की दूरी पीपी इंटरवल। और अगर अपन देखें, ये है साहब आरआर इंटरवल, 2 आर वेव के बीच की दूरी क्या हो गई, आरआर इंटरवल हो गई। और आप एक बात देखेंगे कि आरआर इंटरवल पीपी इंटरवल के बराबर नहीं है साहब, कि आरआर इंटरवल इज नॉट इक्वल टू दी पीपी इंटरवल। आरआर इंटरवल पीपी इंटरवल के बराबर नहीं है साहब। ठीक है, तीसरी चीज़, यहाँ पर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा। यहाँ पर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा साहब, ब्रॉड होगा, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर जो डीपोलराइजेशन है वो धीमे धीमे हो रहा है। धीमे धीमे क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्पल्स कौन जनरेट कर रहा है, बंडल ऑफ फिश। ठीक है, तो इसकी जो हार्ट रेट होगी 40 बीट्स पर मिनट के बराबर होगी। यहाँ दिक्कत होती है एवी नोड के अंदर साहब। आज मैंने आपको पी वेव की एबनॉर्मलिटी सिखाई है, जिसके अंदर मैंने आपको पी मिट्रल पढ़ाया है, पी पल्मोनियल पढ़ाया है, और पता है कि पी वेव अगर एब्सेंट है और अगर हार्ट रेट बढ़ी हुई आ रही है तो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, और अगर हार्ट रेट कम आ रही है तो 6 साइनस सिंड्रोम होगा।
ठीक है। एक मैंने आपको सूडोपी पल्मोनिल बताया जो कि हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है। एक बताया सो टूथ पी वेव जो आपको कहाँ देखने को मिलती है, एट्रियल फ्लटर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, 5 ही बातें बताइए पी वेव से रिलेटेड। पीआर इंटरवल से रिलेटेड से मैंने आपको बताया कि अगर ये डिक्रीज आ रहा है तो 2 सिंड्रोम होंगे, WPW और LGL सिंड्रोम, और अगर ये इंक्रीज आ रहा है तो होगा हार्ट ब्लॉक, 1 डिग्री हार्ट ब्लॉक, मॉर्बिड्स 1 और 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक। बाकी अगली वीडियो में देखा जाएगा।